Hello students, welcome to part 2 of chapter 2.6 वर्ल्ड हेरिटेज। अब हम देखेंगे इसमें कि हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की उनका इतिहास क्या है। ऑल्दो द आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिंग कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट्स अराउंड द वर्ल्ड बिगैन इन द अर्ली 20th सेंचुरी। तो ये जो विचार था कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक जो विश्व विरासत के स्थल हैं उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए, उनका संरक्षण होना चाहिए, उनका रखरखाव होना चाहिए, तो ये जो विचार है दुनिया में आया इन द अर्लियर 20th सेंचुरी। ये 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यह आया। बट द मोमेंटम फॉर इट्स एक्चुअल क्रिएशन वाज नॉट अंटिल द 1950s। लेकिन उसको जो निर्माण करना था, उसको एक्चुअल जो रूप देना था, उसको गति नहीं मिली 1950s तक। In 1954, Egypt started plans to build the Aswan High Dam to collect and control water from the Nile River. 1954 में क्या हुआ? 1954 में इजिप्ट जो कंट्री है अफ्रीका के ऊपरी पार्ट में, नॉर्दर्न अफ्रीका में कंट्री है इजिप्ट। वहाँ पर प्लान शुरू हुए टू बिल्ड द आसवान हाई डैम। आसवान नाम का एक बहुत ऊंचा बांध बनाने का प्लान वहाँ पर चला। वो बांध उनको क्यों बनाना था? टू कलेक्ट एंड कंट्रोल वाटर फ्रॉम द नाइल रिवर। इजिप्ट की एक बहुत ही फेमस नदी है नील नदी, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नाइल रिवर। तो उसके पानी को नियंत्रित करने के लिए और संग्रहित करने के लिए एक उनको डैम बनाना था, ऊंचा आसवान हाई डैम। तो द इनिशियल प्लान फॉर द डैम्स कंस्ट्रक्शन वुड हैव फ्लडेड द वैली कंटेनिंग द अबू सिम्बल टेम्पल्स एंड स्कोर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स। तो जो शुरुआती प्लान था ये डैम को बनाने का, डैम्स कंस्ट्रक्शन का, दैट वुड हैव फ्लडेड द वैली। तो अगर वो वैसा प्लान रहता तो वैली में, उस घाटी में एक बाढ़ जैसी आ जाती, और वो उस बाढ़ के कारण क्या होता? दैट वुड हैव डिस्ट्रक्टेड और अफेक्टेड अबू सिम्बल टेम्पल्स। तो अबू सिम्बल नाम के मंदिर हैं अफ्रीका में, इजिप्ट में। अब अबू सिम्बल मंदिर के बारे में आपको मैं बताती हूँ। अबू सिम्बल को हम इस्तांबुल भी बोलते हैं। ये 240 किलोमीटर दूर है आसवान डैम से अभी आजकल, और उसका बॉर्डर सूडान के साथ लगा हुआ है। सूडान भी एक कंट्री है अफ्रीका की। और इसके जो ये बहुत फेमस है अबू सिम्बल टेम्पल्स के लिए, जिसको कि इजिप्ट के राजा रामसेन II ने बनवाए थे। तो अगर हम वो बहुत ऊंचा आसवान हाई डैम बनाते तो उसके कारण खतरा था कि अबू सिम्बल टेम्पल्स और स्कोर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स, असंख्य प्राचीन इजिप्शियन कलाकृतियाँ नष्ट हो जाती, डूब जाती। तो टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स एंड आर्टिफैक्ट्स, तो उन मंदिरों को और कलाकृतियों को बचाने के लिए यूनेस्को लॉन्च एन इंटरनेशनल कैंपेन इन 1959। यूनेस्को ने एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाया 1959 में, दैट कॉल्ड फॉर द डिसमेंटलिंग एंड मूवमेंट ऑफ द टेम्पल्स टू हायर ग्राउंड। जिसके अनुसार क्या किया गया? उन मंदिरों को और कलाकृतियों को स्थलांतरित किया गया, उनको वहाँ से हटाकर ऊंचे स्थान पर ले जाया गया। द प्रोजेक्ट कॉस्ट एन एस्टिमेटेड $80 मिलियन। तो उसका जो ये प्रोजेक्ट था उसका टोटल कॉस्ट थी अमेरिकी डॉलर के हिसाब से $80 मिलियन। $80 मिलियन को अगर हम इंडियन रुपीज़ में देखेंगे तो वो कितने होंगे? 5,88,78,88,000 रुपये। इतने ज़्यादा रुपये का खर्च था। उसमें से $40 मिलियन ऑफ विच केम फ्रॉम 50 डिफरेंट कंट्रीज़। 50 विभिन्न देशों से $40 मिलियन तो आ गए बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेस। तो ये प्रोजेक्ट जो था वो बहुत ही सक्सेसफुल हो गया था। यूनेस्को एंड द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, तो यूनेस्को ने और अंतर्राष्ट्रीय स्मारक तथा स्थल इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स दैट इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्वेंशन। उन्होंने एक तैयार किया, एक मसौदा तैयार किया। ड्राफ्ट कन्वेंशन ने एक मसौदा तैयार किया, प्रारूप तैयार किया, टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज। तो उसके अनुसार क्या था? उस मसौदे के अनुसार कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई जाए जो कि रिस्पॉन्सिबल हो, जवाबदार हो, जिम्मेदार हो फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज। जो सांस्कृतिक विरासत के स्थल हैं उनके संरक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई जाए। अब देखेंगे कि किस तरह से ये विश्व विरासत का जो समिति है उसकी जो विचारधारा है
किस तरह से वो शेप ले रही है आप देखेंगे। शॉर्टली देयर आफ्टर इन 1965 अ व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स कॉल्ड फॉर ए वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट। उसके बिल्कुल बाद ही 1965 में क्या हुआ, व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस, व्हाइट हाउस जो है राष्ट्रपति भवन है अमेरिका का, वहाँ पर एक परिषद हुई इन द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में, कॉल्ड फॉर ए वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट, कि एक विश्वस्त मंडल बनाया जाए। वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट का मतलब होता है विश्व विश्वस्त मंडल बनाया जाए, टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिक कल्चरल साइट्स, ताकि वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण साइट्स हैं, जगह हैं, उनका प्रोटेक्शन हो सके, बट टू ऑल्सो प्रोटेक्ट द वर्ल्ड सिग्निफिकेंट नेचुरल एंड सीनिक साइट, और इसके साथ ही इसके अलावा वो जो दुनिया के बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक दृष्टि से जो बहुत ही सुंदर साइट्स हैं, जगह हैं, उनका भी संरक्षण हो सके। फाइनली इन 1968, फिर अंत में 1968 में द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति रक्षक संघ, डेवलप सिमिलर गोल्स, उन्होंने भी इसी तरह के उद्देश्य रखे एंड प्रेजेंटेड देम एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम स्वीडन इन 1972। उन्होंने भी इस तरह के उद्देश्य बनाए और उनको प्रस्तुत किया। कहाँ प्रस्तुत किया? एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस। यूनाइटेड नेशंस का जो कॉन्फ्रेंस था ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, मानवीय पर्यावरण के ऊपर जो यूनाइटेड नेशंस का कॉन्फ्रेंस था, यूनाइटेड नेशन की जो परिषद थी, वो कहाँ पे हुई थी? स्टॉकहोम में हुई थी, स्वीडन। स्टॉकहोम एक जगह है स्वीडन में, वहाँ पे हुई थी इन 1972। तो वहाँ पर ये सेम उद्देश्य रखे गए। फॉलोइंग द प्रेजेंटेशन ऑफ दीज गोल्स, तो अब इन उद्देश्यों को रखने के बाद द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज वॉज अडॉप्टेड। तो इस प्रकार का एक डिसीजन लिया गया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, ताकि दुनिया के जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के स्थल हैं उनका संरक्षण हो सके। तो इट वॉज अडॉप्टेड बाय यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस। यूनेस्को की जो साधारण परिषद थी, जनरल कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है साधारण परिषद, उसने इस प्रकार के मसौदे को, ड्राफ्ट को स्वीकार किया, अडॉप्ट किया, स्वीकार किया ऑन November 16, 1972। तो ये इस मूवमेंट की जो शुरुआत थी एक्चुअल वो 1972 में ही हुई, जब इस उद्देश्यों को स्वीकार किया गया 16 नवंबर 1972 को। अब हम देखेंगे तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी क्या है, विश्व विरासत समिति क्या है। टुडे द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इज़ अ मेन ग्रुप, यही मेन ग्रुप है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग विच साइट्स विल बी लिस्टेड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। वो ये जिम्मेदार है ये दिखाने के लिए, ये दर्ज करने के लिए कि कौन से साइट्स को हम लिस्ट में रखेंगे एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को द्वारा निर्धारित विश्व विरासत के स्थल में की लिस्ट में कौन सी सूची में कौन सी साइट को हम रखेंगे। द कमिटी मीट्स वंस अ ईयर, और ये कमेटी का साल में एक बार मीटिंग होती है, एंड कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 21 स्टेट पार्टीज, और 21 राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें आते हैं, दैट आर इलेक्टेड फॉर 6-year टर्म्स बाय द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स जनरल असेंबली। तो वर्ल्ड हेरिटेज जो केंद्र है, विश्व विरासत केंद्र की जो साधारण सभा है, जनरल असेंबली का मतलब होता है साधारण सभा, वो इनको इलेक्ट करती है, उनका चुनाव करती है इन प्रतिनिधियों का फॉर 6-year टर्म्स, 6 साल के लिए। द स्टेट पार्टीज आर देन रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाई। उसके बाद ये राज्य पक्ष के जो लोग होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, वो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग। तो वो जिम्मेदार रहते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है पता लगाते हैं, वो हर जगह विजिट करते हैं और पता लगाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, नॉमिनेटिंग न्यू साइट्स विद इन देयर टेरिटरी, और नई नई साइट्स खोजते हैं अपने क्षेत्र में। टेरिटरी का मतलब होता है अपने क्षेत्र में वो नई साइट्स को खोजते हैं और उनका नामांकन करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, नाम निर्देशित करते हैं या नामांकन करते हैं, टू बी कंसीडर्ड फॉर इंक्लूजन ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, कि कौन कौन सी साइट्स इंक्लूड होंगी, समाविष्ट होंगी विश्व विरासत की सूची में, कौन कौन सी साइट्स समाविष्ट होंगी। थैंक यू। इसके आगे का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।